नमस्कार। पिछले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने नालंदा विश्वविद्यालय की वर्तमान अवस्थिति, उसकी स्थापना, उसके विश्वविद्यालय भवन तथा नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर चर्चा करने के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके ऊपर चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों, साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन संबंधी नियमों, पुस्तकालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों और आचार्यों पर चर्चा करने के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले प्रमुख विदेशी विद्वानों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हमारी जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो ह्वेन-त्सांग का ग्रंथ ही है। सर्वप्रथम हम नालंदा विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित, विशेष रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन जो है वो किया और कराया जाता था। या ऐसा कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था और यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित अध्ययन ही किया और कराया जाता था विशेष रूप से। अगला प्रश्न ये उठता है कि जो अभी नेट में पूछा भी गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था। ये बहुत बार एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न माना गया, परंतु यह वर्तमान में एक क्लियर हो चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही था। यह भ्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा का जो अध्ययन है वो अनिवार्य रूप से करवाया जाता था। पाली भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करवाया जाता था, लेकिन वहाँ शिक्षा का माध्यम जो है वो पाली भाषा न होकर संस्कृत ही था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था, परंतु पाली भाषा का अध्ययन वहाँ पर है वो अनिवार्य रूप से करवाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से शब्द विद्या अर्थात व्याकरण का अध्ययन भी कराया जाता था। साथ साथ चिकित्सा विद्या, चिकित्सा शास्त्र, सांख्य शास्त्र के साथ साथ तंत्र विद्या, योग, शिल्प, रसायन आदि जो विषय हैं उनका भी अध्ययन है वो किया और कराया जाता था। इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में जब हम अनुशासन के ऊपर चर्चा करते हैं तो ह्वेन-त्सांग के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय में अनुशासन संबंधी जो नियम थे वो अत्यंत कठोर थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अनुशासन पर है वो अत्यंत जोर दिया गया था। ह्वेन-त्सांग के विवरण से ज्ञात होता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले सभी बौद्ध भिक्षुओं, विद्यार्थियों और यहाँ तक कि आचार्यों के लिए भी सदाचार के सभी नियमों का पूर्ण तत्परता और सच्चाई के साथ पालन करना अनिवार्य था और नियमों के भंग किए जाने पर, इन नियमों को भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान भी किया गया था।
हवेन संघ के ही ग्रंथ से ज्ञात होता है कि बार बार नियम भंग करने वाले विद्यार्थियों को निष्कासित यानी कि रेस्टिकेट कर दिया जाता था। हवेन संघ के ग्रंथ से ही ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों अर्थात भिक्षुओं की दैनिक जीवनचर्या भी निर्धारित समय अनुसार निर्धारित थी। अर्थात विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की जो दैनिक जीवनचर्या थी, जैसे कि स्नान है, अध्ययन है, भोजन है, शयन यानी सोना है आदि का एक निश्चित समय था। अर्थात विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों के रहने, खाने, सोने, अध्ययन करने आदि का है वो समय, जो टाइम टेबल है वो एक निश्चित था। और विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले जो आचार्य और विद्वान थे उनके द्वारा विद्यार्थियों और भिक्षुओं से इसका कठोरतापूर्वक पालन करवाया जाता था। इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भवन का उल्लेख भी हवेन संघ करता है। हवेन संघ के ग्रंथ से ज्ञात होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और भिक्षु जो थे उनके अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों के संग्रह के साथ साथ एक विशाल पुस्तकालय भवन भी स्थित था। और इस पुस्तकालय भवन को धर्म यज्ञ के नाम से धर्म यज्ञ नाम दिया गया था। हवेन संघ के ही विवरण से ज्ञात होता है कि धर्म यज्ञ नामक यह पुस्तकालय भवन मुख्य रूप से 3 इमारतों में अवस्थित था। इन इमारतों के वो अलग अलग नाम भी हवेन संघ उल्लेखित करता है। रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि, तीनों इमारतों के अलग अलग नाम थे। उसी के ग्रंथ से ज्ञात होता है कि रत्नोदधि नामक जो भवन था वो 9 मंजिल ऊंचा था तथा इस भवन में विभिन्न जो धर्म ग्रंथ थे उन धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया था। अर्थात इस भवन में, रत्नोदधि भवन में एक प्रकार से पुस्तकों का संकलन किया गया था। हवेन संघ लिखता है कि पुस्तकालय भवन में वो जो जिज्ञासु और अध्ययनशील विद्यार्थी थे उनकी प्रायकर भीड़ रहा करती थी। अर्थात जो अध्ययन करने वाले और जो जिज्ञासु विद्यार्थी थे उनकी इस पुस्तकालय भवन में वो निरंतर भीड़ रहा करती थी। साथ ही साथ हवेन संघ ने अपने ग्रंथ में नालंदा विश्वविद्यालय में अपने समकालीन भारत वर्ष से आने वाले तथा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन कराने वाले प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों और आचार्यों के नाम का उल्लेख भी किया है। हवेन संघ लिखता है कि नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे या जो आचार्य और विद्वान थे वो अपने ज्ञान और विद्वता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, असंग आदि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की थी। हवेन संघ ने भी अपने समय के ऐसे अनेक महायानी बौद्ध शाखा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्यों का उल्लेख किया है जो अपने समय के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों से यहाँ आकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे थे। ऐसे विद्वानों का नामोल्लेख हवेन संघ ने अपने ग्रंथ में किया है
जिनमें दक्षिण भारत स्थित कांची का प्रसिद्ध विद्वान धर्मपाल, पश्चिमी भारत स्थित वल्लभी अर्थात आधुनिक गुजरात के विद्वान गुणमती और स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र तथा दक्षिण भारत के ही प्रसिद्ध दिग्नाक और आर्यदेव नामक विद्वानों के साथ साथ वह नालंदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति शीलभद्र, जो कि बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान थे, इनके नामों का उल्लेख करने के साथ साथ इन्हें समकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वानों और आचार्यों में से मानता था। हवेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि इन विद्वानों की विद्वता के कारण ही हवेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि इन विद्वानों की विद्वता के कारण ही विभिन्न शासकों द्वारा ऐसे इन विद्वानों को अपने यहाँ आमंत्रित कर इनका सम्मान भी किया जाता था। और ऐसे अनेक जो साक्ष्य हैं वो हमें परवर्ती जो लेखक हैं उनके ग्रंथों से हमें इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं। जैसे कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में तिब्बत के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के ही प्रसिद्ध आचार्य शांत रक्षित को तिब्बत में आमंत्रित कर उन्हें आचार्य बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया था। इसी प्रकार हवेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में समय समय पर अध्ययन करने के लिए आने वाले विदेशी यात्रियों का भी उल्लेख किया है। उसी के ग्रंथ से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो न केवल उत्तर भारत बल्कि उस समय एशिया का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहां मंगोलिया, चीन, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों से बड़ी संख्या में जो बौद्ध भिक्षु या जो बौद्ध विद्यार्थी थे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन करने और उनका अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। स्वयं हवेनसांग, जो कि 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था, उसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर लंबे समय तक अध्ययन किया था। उसके बाद 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही 673 ईस्वी में आने वाला चीनी यात्री इत्सिंग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में वो अध्ययन किया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही एक चीनी श्रमण हिएन चिन ने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष तक रहकर है वो अध्ययन किया था। इसी प्रकार एक अन्य 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही एक अन्य चीनी यात्री चिहांग ने लगभग 8 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर विभिन्न जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ थे उनका अध्ययन और उनका संकलन किया। इसी प्रकार कोरियाई भिक्षु विद्यार्थी आर्यवर्मन द्वारा भी नालंदा विश्वविद्यालय में वो अध्ययन करने का उल्लेख मिलता है। इन चीनी विद्वानों के ग्रंथों से, जिनमें हवेनसांग सबसे प्रमुख है, प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों के ऊपर हमें अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत जो है वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। साथ ही साथ भारतीय जो लोग हैं वो शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। अगले वीडियो में हम महाभारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।